सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन क्या करने वाले हैं, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका जो रिवीजन बेच है इसको अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें क्या रहेंगे, ये आपके वन लाइनर जो आपकी सीरीज है, ये सीरीज का आज अपना कौन सा है, सेकंड नंबर का लेक्चर है। इससे जस्ट पहले अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो आपके टॉप 100 क्वेश्चंस थे जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस कर लिए थे। एंड आज अपना जो मेन है वो किस पे फोकस रहेगा, जो आपका श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो एक बार इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे आपने मेन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट आने वाले टाइम के अंदर और भी आपकी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके भी वीडियो लेक्चर होगी, मैराथन क्लास आगी, लाइव क्लास होगी, टेस्ट सीरीज होगी, हर एक चीज इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को जल्दी से सबके सब सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, ये जो आपका रिवीजन बैच है, ये रिवीजन बैच इसलिए है क्योंकि अपन ने इसको कंप्लीट जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके अपन ने अपना जो चैनल है दूसरा उसके ऊपर अपने डिटेल के अंदर क्लासें ले रखी है। तो वो क्लासें आपने नहीं ली है तो भी कोई बात नहीं, आज यदि आप ये रिवीजन बैच देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये लेके चलिए 70 से 80% का जो एरिया है वो आप क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। एंड यदि आपने वो क्लासें ले रखी है, चाहे मेरे से नहीं लेके और कहीं से भी आपने पढ़ रखा है, तो भी ये वाला जो सेशन है ये आपके लिए काफी क्या रहने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि यहां पर आपके सारे के सारे जो भी चीज आपने पढ़ी होगी ना वो आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए इसको रिवीजन बैच है वो अपन ने क्या दिया है, नाम दिया है। और ये कौन सी है, वन लाइनर आपकी सीरीज है। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथ में अपन ने, मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट सीरीज है, जो लैब असिस्टेंट के नोट्स है, ये सब आपके लिए फ्री के अंदर लॉन्च कर रखे हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, जो प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है दातिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसी नाम से है, तो जल्दी से जाइए, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके लॉग इन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस के अंदर यहां पर आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही होगी। इस पे आप जैसे ही टैप करते हैं तो टैप करने के बाद में ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। इस फ्री मटेरियल पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहां पर आपको लैब असिस्टेंट के क्या मिल जाएंगे, आपके नोट्स मिल जाएंगे। साथ में ऊपर की साइड में आपको टेस्ट नाम दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने टेस्ट सीरीज आ जाएगी। यहां से आप टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से टेस्ट सीरीज एंड नोट्स ले सकते हैं। अब जो आपका मेन इंपोर्टेंट है, ये अपन बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो आपके जैसे अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के 100 क्वेश्चंस किए थे, ठीक ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपन जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ रखी है उसमें से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आए हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो आपका लंग्स होता है, इस लंग्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बोले तो संरचनात्मक इकाई है, ये इकाई इसको बोला जाता है। तो याद रखना, जो आपकी एल्वेलाई होती है इसको लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें कि जो आपके लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के और एक झिल्ली प्रेजेंट होती है। मतलब सीधी सी बात है कि ये आपके क्या थे, लंग्स थे। इन लंग्स के क्या थे, यहां पे चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को, ये जो इस लेयर इसको कवर कर रही है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इस लेयर को क्या बोला जाता है, प्लूरा बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आ जाता है कि गैस का जो विनिमय होता है ना, गैस का जो एक्सचेंज होता है वो आखिरकार कहां होता है। तो याद रखना, गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कुपिकाओं में होता है, यानी जो आपकी एल्वोलाई होती है, इन एल्वोलाई में क्या होता है, गैस का आपका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो श्वसन में कौन सी मांसपेशियां मदद करती है, तो रेस्पिरेशन में जो मांसपेशी मदद करती है वो आपकी कौन सी होती है, डायफ्राम होती है। यानी जो आपका फेफड़ा होता है ये क्या करता है, सॉरी, सो आप जो आपका डायफ्राम होता है वो क्या करता है, यहां पे मदद करता है। आगे बात करें तो एक जो वयस्क होता है उसके अंदर सामान्य ऑक्सीजन दर क्या रहती है, नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आखिरकार क्या रहती है। तो याद रखना, वो कितनी रहती है, 12 से 16 बार। मतलब एक अडल्ट है, स्वस्थ है, वो क्या कर सकता है, 12 से 16 बार। आप खुद चाहे काउंट करके देख लेना कि आप टाइमर लगा लेना और सांस नॉर्मल जो ब्रीथ ले रहे हैं वो लेकर लेना। आप 12 से 16 बार ही क्या करते हैं, आप सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। चलिए आगे बात कर लेते हैं
कि श्वसन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, मतलब ब्रीथिंग को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है, स्पाइरोमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बात करें तो साउंड बॉक्स है ह्यूमन के अंदर, जो है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साउंड बॉक्स है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना उसको क्या बोला जाता है, जो लेरिंग्स होती है, जो आपका कंठ होता है, ये लेरिंग्स से क्या करती है, इसको साउंड बॉक्स बोला जाता है। क्योंकि अभी अपन जो भी बोल रहे हैं उसके लिए लेरिंग्स का क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आगे बात करें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इन आपकी इनहेलेट एयर, मतलब आप जब हवा को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो उस एयर के अंदर जो आपने इनहेल किया है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है, तो याद रखना 21% होती है। ठीक ऐसे ही जो आपने 21% ऑक्सीजन ली है, अब जितनी आपके शरीर को चाहिए कि उतनी तो आप ले लोगे, बाकी को आप क्या कर दोगे, CO2 के साथ में रिलीज कर दोगे, बाहर निकालोगे, बोले तो एक्सहेल करोगे। तो जो आपने एयर एक्सहेल की है उस एक्सहेल एयर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर और भी सारी गैसें प्रेजेंट है, तो जो भी आपने एक्सहेल किया है उसके अंदर जो भी हवा आपने मुंह से बाहर निकाली है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना आपकी 16 होती है। मतलब ली आपने ऑक्सीजन 21, बाहर कितने निकाल दी, 16, तो यूज कितनी आई, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब 5% ऑक्सीजन ही, लगभग 4 से 5% जो ऑक्सीजन होती है उसी का क्या करते हैं, आप यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी को आप वापस बाहर निकाल देते हैं। आगे बात करें तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह, एक तरह से बात कर लीजिए कि जो आपका ब्लड है, ये ब्लड के अंदर क्या है, एक तरह से पानी है, इस पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए ये समंदर है, इस समंदर के अंदर आपको इस किनारे से इस किनारे के ऊपर जाना है, तो बीच में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नाव की जरूरत पड़ेगी। ये यहां पर नाव आपकी कौन रहेगी, तो यहां पे नाव का काम करेगी आपकी रेड ब्लड सेल, कौन करेगी, आपकी आरबीसी रेड ब्लड सेल। अब जाना किसको है, आपको जाना है, बोले तो आपकी जो हीमोग्लोबिन है इसको, तो ये क्या करती है, आरबीसी के साथ में बाइंड हो जाती है, फिर इस पार से इस पार आपकी चली जाती है। मतलब जो आपकी ऑक्सीजन रहेगी, ये ऑक्सीजन क्या होती है, सॉरी, ऑक्सीजन क्या होती है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी हीमोग्लोबिन रहती है। मतलब इस बोट को चलाने वाला आदमी कौन है, आपका हीमोग्लोबिन है। तो ये जो सवारी है ये क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ में बैठ जाएगी और बैठ के एक पार से दूसरी पार चली जाएगी। तो ओवरऑल बात करें तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसके द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करें तो आ जाता है जो आपकी एटीपी होती है, इस एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एटीपी का पूरा नाम होता है। अगला आता है कि मस्तिष्क में मुख्य श्वसन केंद्र कौन सा होता है, मेन रेस्पिरेटरी आपका सेंटर कौन सा होता है आपके ब्रेन का, तो याद रखना वो कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। आगे बात करें तो धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा होता है, जिसके कारण जो आपकी एल्वोलाई क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि स्मोकिंग के कारण कौन सी डिजीज हो जाती है, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो आपकी एल्वोलाई है ये किस रीजन से आपकी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो वो आपके धूम्रपान से हो सकती है। और जिस रोग का नाम है उस रोग को क्या बोला जाता है, एम्फीसीमा बोला जाता है। आपने टीवी के अंदर एड देखा होगा, बस वही एड होता है, जो सिगरेट वाला एड रहता है ना, बस वही एड होता है जिसके कारण क्या होता है, आपको एम्फीसीमा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला आ जाता है कि जो आपका एडम एप्पल होता है, ये एडम एप्पल किसका हिस्सा होता है, तो याद रखना जो एडम एप्पल होता है वो आपकी जो लेरिंग्स होती है उस लेरिंग्स का हिस्सा है। देखिए जितने भी मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा इन सबको डिटेल के अंदर हर चीज को मैंने एक्सप्लेन करके आपको वीडियो लेक्चर्स में बता रखा है। तो एक बार जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। यदि आपको यहाँ पे कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को डिटेल के मैंने एक्सप्लेन वहां पर कर रखा है। आज बस ये अपना रिवीजन बेच है कि ताकि जो भी आपने पढ़ रखा है वो कितना परसेंट आपको याद हुआ है, और यदि आपने पढ़ा तो आप कहीं भूल तो नहीं गए ना, तो इसलिए आपको रिवीजन बैच के रूप में ये बैच अपन ने स्टार्ट किया है। आगे आ जाता है कि श्वसन नली को चिपकने से कौन रोकता है, तो मान लीजिए जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को इस तरह से पकड़े रहते हैं, कौन पड़े रहते हैं, जो आपके कार्टिलेज के छल्ले होते हैं वो पड़े रहते हैं। ये कैसे होते हैं, सी शेप, क्योंकि ये देखिए हाथ ऐसे तो ट्रैक हो नहीं रहा है, ये ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूं तो ये कैसा होता है, अल्फाबेट सी होता है उसकी तरह, लेकिन
इधर से तो क्या है, ये पैक रहेंगे, लेकिन इस साइड से क्या रहते हैं, ये आपके खुले रहते हैं, इसलिए इनकी शेप कैसी होती है, सी। और ये किसके बने होते हैं, आपके कार्टिलेज बोले तो उपास्थि के बने हुए क्या होते हैं, ये आपके छल्ले होते हैं, जो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को चिपने नहीं देते हैं, ताकि हवा आराम से जा रही है। तो आप खुद देख लीजिए, यदि किसी पाइप में से हवा जा रही है, उसमें से हवा बाहर निकालते तो क्या होता है, चिप जाता है। तो लेकिन यहां पर ये जो सी आपके कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, ये इसको क्या है, चिपने नहीं देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक वयस्क की कुल फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है, कि मतलब आपने एक बार के अंदर जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों में कितनी हवा आप भर सकते हैं। तो वो उसकी जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, ऑलमोस्ट कितनी होती है, 6 लीटर तक होती है। कितनी होती है, 6 लीटर, या बोले तो 6000 ml। एमएल के अंदर पूछ लिया जाए तो याद रखना कितनी होती है, 6000 ml तक होती है। लीटर में पूछ लिया जाए तो आपका 6 लीटर हो जाता है। आगे बात करें तो हीमोग्लोबिन के प्रति किस गैस का आकर्षण होता है, वो सबसे अधिक होता है। तो ऑक्सीजन के बाद में जिसका भी होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा भी होता है, तो वो आपकी कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होती है, काफी जल्दी क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। आगे बात करें, सामान्य रूप से ली गई जो हवा है, उसकी मात्रा कितनी होती है। तो सामान्य रूप से मतलब नॉर्मल, यदि आप ब्रीथ ले रहे हैं, तो आप नॉर्मल ब्रीथ के साथ में 500 ml जो हवा है, उसको क्या ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। अब याद रखना, जो टाइडल वॉल्यूम वाला है एंड जो आपकी टाइडल कैपेसिटी है, इनको मैंने डिटेल में बताया था। यहीं से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखिए, रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम है, या तो इसमें डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या इसमें ये जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल कैपेसिटी है, इससे रिलेटेड आ जाता है, या फिर जो आपका O2 CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का एंड आपके कार्बन डाइऑक्साइड का, उनकी जो वैल्यू है, उन वैल्यू में से क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताए थे। वहां मैंने ये जितने भी वॉल्यूम्स है, कैपेसिटी है, O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट है, इनको ट्रिक के द्वारा भी समझाया है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको हर एक चीज है वो अच्छे से समझ में आ जाए। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, आपकी 500 ml होती है। याद रखना, एक सामान्य रूप से हवा ले रहे हैं, मतलब सामान्य रूप से आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस को अंदर लिया, सांस को बाहर निकाल दिया, सांस को अंदर लिया, बाहर निकाल दिया, ये क्या है, आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है, जो कितनी होती है, 500 ml होती है। जितनी ले ली और बाकी की अपन ने क्या कर दी, जो आपकी बाहर निकाल दी। आगे आ जाता है कि जो थोरेसिक केविटी होती है, उस थोरेसिक केविटी का आवरण क्या होता है। तो जो आपकी थोरेसिक केविटी होती है, इसको कौन कवर करके रखता है, जो आपकी पंसलियां होती है एंड आपकी जो डायफ्राम होता है, ये आपकी कौन सी होती है, थोरेसिक केविटी होती है, या आपकी कौन सी होती है, एब्डोमेन केविटी। बीच में थोरेसिक केविटी, एब्डोमेन केविटी, इनको डिवाइड कौन करता है, जो आपका डायफ्राम होता है, वो क्या करता है, इनको डिवाइड करता है। अब थोरेसिक केविटी में आपने देखा होगा कि जो आपकी छाती होती है, जो ब्रेस्ट होता है, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी पंसलियां प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, आपकी जो रिब्स केज है का एक जाल प्रेजेंट होता है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, रिब केज बोला जाता है, बोले तो पंसलियां बोला जाता है। तो आपकी थोरेसिक केविटी किसका आवरण है, जो आपकी पंसलियां होती है एंड आपका डायफ्राम है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, आपकी थोरेसिक केविटी का। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इन दो को थोड़ा सा ज्यादा से देख लीजिएगा। अगला बात करें तो मनुष्यों में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, तो याद रखना वो कौन सा होता है, आपका हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है, आपका हीमोग्लोबिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो आ जाता है, जोर से सांस छोड़ने के बाद में जो फेफड़ों के अंदर आपकी हवा बचती है, उस हवा को क्या बोला जाता है। तो याद रखना, उस हवा को क्या बोला जाता है, आरवी बोला जाता है। बोले तो आपकी जो रेजिडुअल, सॉरी, जो आपकी रेजिडुअल जो आपकी वॉल्यूम होती है, वो इसको बोला जाता है। और ये आपकी ऑलमोस्ट कितनी होती है, तो याद रखना ये आपकी 1100 से 1200 ml तक होती है। कितनी होती है, आपकी लगभग 1100 से 1200 ml तक होती है। आगे बात करें तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि जोर से सांस छोड़ने के बाद में जो भी आपकी हवा बच जाती है, उसको क्या बोला जाता है, आपकी आरवी बोला जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि जो आपकी इन्फ्लामेशन ऑफ जो ब्रोंकाई है, उसको क्या बोलते हैं। तो ब्रोंकाई के अंदर यदि सूजन आ जाती है, तो उसको ब्रोंकोटाइटिस के नाम से जाना जाता है।
ब्रोंकाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। आगे आ जाता है कि जो आपका कोशिकीय श्वसन होता है, बोले तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये आखिरकार कहां होता है? तो याद रखना, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये कहां होता है? जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर होता है। जबकि ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना, मतलब ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? तो याद रखना, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, बोले तो अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है कि मांसपेशियों में जमा होने से ऐंठन होती है, इसका रीजन क्या है? तो याद रखना कि मांसपेशी, आपने देखा होगा कभी कभी आपके क्रैम्प आ जाता है, आप सोते रहते हैं क्रैम्प आ जाता है, तो वो एक्चुअल में क्यों होता है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बन गया? आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड के कारण क्या आता है? आपको क्रैम्प आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला आ जाता है कि जो आपका एयर का पैसेज क्या होता है? तो एयर का पाथवे है, सीधी सी बात है, आपके नाक के अंदर जाएगा, नोस्ट्रिल में जाएगा, आगे और भी पाथवे होती है, लेकिन ये पूछ रहा है नोज से फेरिंग्स तक चला गया, नाक से फेरिंग्स से चला गया, अब फेरिंग्स के बाद में आगे कहां जाएगा? तो फेरिंग्स से कहां जाता है? आपके लेरिंग्स में जाता है, और लेरिंग्स से आगे किस में जाता है? जो आपकी ट्रेकिया होती है, श्वसन नली होती है, उसके अंदर चला जाता है। तो आंसर क्या आ गया? आपके लेरिंग से ट्रेकिया के अंदर जाएगा। अगला आ जाता है कि दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो दायां फेफड़ा होता है, उसके अंदर कितने होते हैं? 3। जैसे कि ये आपका एक फेफड़ा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये तो आपका कौन सा आ जाता है? लेफ्ट फेफड़ा आ जाता है, लेफ्ट लंग आ जाता है। ये आपका कौन सा आ जाता है? राइट लंग आ जाता है। यदि अपन राइट लंग की बात करें तो राइट लंग्स के अंदर कितने होते हैं? आपके 3। कितने होते हैं? 1 2 आपके 3। कितने होते हैं? आपके 3 लोब होते हैं। जबकि आपका लेफ्ट फेफड़ा होता है, इस लेफ्ट फेफड़े के अंदर कितने होते हैं? आपके 1 2। कितने लोब होते हैं? आपके 2 लोब होते हैं। आपको पता होना चाहिए। ये फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, वाइड मतलब चौड़ा होता है, ये थोड़ा सा कैसा होता है? ऐसे लंबा टाइप का होता है। और यहां पर एक इस तरह की नोच देखने को मिलती है, इस नोच को क्या बोला जाता है? कार्डिक नोच बोला जाता है। इसको कार्डिक नोच क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो आपके हृदय बाबू है, ये यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है, ये कुछ इस तरह से अंदर धसा रहता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? एक नोच पड़ जाती है। और ये नोच किसके कारण आई है? हर्ट के कारण आई है, हृदय के कारण आई है। और हृदय को क्या बोला जाता है? कार्डिक बोला जाता है, इसलिए इसको कार्डिक नोच बोल देते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो दाएं फेफड़े में कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। जबकि बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? 1 एंड आपके 2 यहाँ पे क्या होते हैं? लोब होते हैं। जबकि पूछ लिया जाए कि जो श्वसन की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो याद रखना, श्वसन की जो रेस्पिरेशन की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन होती है? आपकी कुपिकाएं होती हैं, बोले तो आपके एल्वोलाई होती है। अगला आ जाता है कि गैस विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो गैस का जो विनिमय होता है वो जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसका नाम क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड होती है। उसके द्वारा गैस का जो एक्सचेंज है, विनिमय है, वो आपका होता है। आगे बात कर लेते हैं कि जो रक्त के अंदर अधिकांश CO2 किस रूप के अंदर प्रवाहित होती है? तो ब्लड में जो CO2 प्रवाहित होती है वो बाइकार्बोनेट जो आपके आयंस होते हैं उसके फॉर्म में क्या होती है? प्रवाहित होती है। जबकि जो श्वास नली है, या ना जो विंड पाइप है, इसका एक नाम और है जिसको क्या बोला जाता है? ट्रेकिया के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला आ जाता है कि ट्रेकिया में उपास्थि के छल्लों का आकार कैसा होता है? सी सेफ होता है। कैसा होता है? सी इनका क्या होता है? सेफ होता है। जो किसका बना होता है? कार्टिलेज का ये बना होता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चंस में देख लिया था। आगे आ जाता है कि भोजन को लेरिंग्स में जाने से कौन रोकता है? तो भोजन को लेरिंग्स में जाने से कौन रोकता है? या ऐसे भी पूछ सकता है कि भोजन को ट्रेकिया या विंड पाइप में जाने से कौन रोक सकता है? तो देखिए, जब अपन ने पढ़ा था, ये आपकी क्या होती है? ये क्या थी? आपकी लेरिंग्स होती है। ये आपकी क्या होती है? ट्रेकिया होती है। जस्ट यही पास में क्या होती है? आपकी ईसोफेगस जा रही है। जस्ट यही पास में कौन जा रही है? आपकी ईसोफेगस जा रही है, राइट। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में दिख रखा है। अब यदि अपन बात करें तो ये इसकी जो ओपनिंग है, मत बोले तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोला जाता है? तो जो ट्रेकिया होती है इसकी ओपनिंग को क्या बोला जाता है? आपका इपिग्लोटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका
इपीग्लोटिस, या जिसको अपन ग्लोटिस बोल देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोटिस बोला जाता है। और इसका जो ऊपर आवरण होता है उसको भी ग्लोटिस बोल देते हैं। तो ये तो क्या हो गया, आपका ग्लोटिस हो गया। जबकि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या बोला जाता है, गेलेट बोला जाता है। तो ज्यादातर है वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेलेट किसकी ओपनिंग होती है एंड ग्लोटिस किसकी ओपनिंग होती है। तो याद रखना, जो ट्रेकिया है या जो आपकी लेरिंग्स है, विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग तो क्या बोलेंगे अपन, ग्लोटिस बोल देंगे, इपिग्लोटिस बोल देंगे। जबकि जो आपकी ईसोफेगस है, ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है इसको गेलेट के नाम से जाना जाता है। बस इतना सा अंतर है, ये अंतर आपको याद रखना है। आगे आ जाता है कि कोशिका की ऊर्जा, मतलब जो आपकी एनर्जी करेंसी होती है, वो करेंसी क्या होती है, सेल की। तो याद रखना वो कौन सी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, यानी आपकी एटीपी होती है। हर देश की अलग करेंसी होती है, हर चीज की अलग अलग होती है। ठीक ऐसे ही आपके जो कोशिका होती है, उसको जिस रूप में एनर्जी चाहिए वो कौन सी होती है, आपके एटीपी के फॉर्म में ही उसको एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए इसको कोशिका की करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आ जाता है कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट होता है, ये आखिरकार कितना होता है, आरक्यू कितना होता है। तो आपको याद रखना है कितना होता है, एक होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आगे आ जाता है कि जो आपका वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन है, प्रोड्यूस ऑर्गन है, वो कौन सा होता है। तो वो आपका कौन सा होता है, लेरिंक्स होता है। ये तो अपन ने किस में बात कर ली, ह्यूमंस में बात कर ली, मेमल्स के अंदर बात कर ली। जबकि अपन बर्ड्स की बात करें कि ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पक्षियों के अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखना वो सेरिंग्स होता है। कौन सा होता है, बस ये एक इतना सा नाम याद रख लेना, सेरिंग्स होता है। आगे बात करें, अधिकतम ऊंचाई पर होने वाली बीमारी का क्या कारण हो सकता है। तो कारण क्या है, सीधी सी बात है कि वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर आ जाता है अस्थमा होता है। ये अस्थमा किसकी बीमारी है, तो अस्थमा किससे रिलेटेड होता है, जो आपकी श्वसनी और श्वसनिकाएं होती हैं, ब्रोंकाई एंड जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड होने वाली डिजीज होती है, उसको क्या बोला जाता है, अस्थमा बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लेना। अगला आ जाता है ग्रसनी होता है, यानी जो आपकी फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स को नॉर्मली क्या बोला जाता है, तो इसको थ्रोट बोला जाता है। बोल तो आपको इसको गला नॉर्मली भाषा के अंदर बोलते हैं। आगे आ जाता है कि लेंथ ऑफ ट्रेकिया, की जो आपकी ट्रेकिया होती है, इस ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है। तो याद रखना 10 से 12 सेंटीमीटर तक क्या होती है, ट्रेकिया की लेंथ होती है। फेफड़ों की जो दोहरी झिल्ली होती है, मतलब जो आपके लंग्स होते हैं, इस लंग के ऊपर, मतलब ये आपके कहते हैं फेफड़े थे, इन फेफड़ों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, ये जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को क्या बोला जाता है, प्लूरा बोला जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। आगे बात करें कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। तो आपकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है, ये वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जो आपकी टाइडल वॉल्यूम होगी। टाइडल वॉल्यूम का मतलब हो गया कि नॉर्मल आप जो सांस ले रहे हैं उसको तो क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। फिर आ जाता है आईआरवी, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आपने सांस को जोर से अंदर की साइड में जो आपने लिया है, टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा आपने सांस को ले लिया है, वो कौन सी कहलाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जितनी आपने टाइडल वॉल्यूम ली थी, कितनी ली थी, 500 ml ली थी। देखिए याद रखना, टाइडल वॉल्यूम तो कितनी होती है आपकी, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml होती है। जबकि जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, ये आपकी कितनी होती है, ऑलमोस्ट 3000 ml होती है। ऑलमोस्ट कितनी होती है, 3000 ml होती है। जबकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, ये कितनी होती है आपकी, लगभग 1100 ml के समथिंग होती है। ठीक है, ये चीज अपन ने देख ली। अब जो आपकी टाइडल वॉल्यूम थी, ये मैंने क्या बताया था, जनरली आप सांस को अंदर ले रहे हैं, जनरली सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, ये कितनी थी आपकी टाइडल वॉल्यूम थी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब रिजर्व वॉल्यूम मतलब आपने कितनी जोर से अंदर की सांस ली है, कितनी हवा आपने अपने लंग्स में भरी है, वो क्या कहलाती है, आपकी आईआरवी कहलाती है। ये कितनी होती है, 3000 ml तक आप एक बार में सांस को ऑलमोस्ट अंदर ले लेते हैं। फिर आ जाती है आप सांस को कितनी जोर से बाहर वापस छोड़ देते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा आपने सांस को बाहर छोड़ा, वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। तो कितनी जोर से आपने सांस को बाहर छोड़ा, वो ईआरवी आपकी कहलाती है। ये कितनी होती है, लगभग 1100 ml होती है। जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वाइटल वॉल्यूम निकल के आ जाती है। तो इनको लगभग आप जोड़ते हैं तो इसको देखिए, लगभग
कितना होता है 4600 ml के समथिंग आता है। लेकिन बुक्स वगैरह के अंदर आप देखेंगे तो 4500 से 4800 के समथिंग आपको ये देखने को मिलेगी। तो एवरेज 4500 से 4800 के बीच में आ जाती है। इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाता है 4600 आपका ml आ जाता है, जो क्या होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। ये जो कैपेसिटी से हो गया एंड से रिलेटेड हो गया, एंड ये जो वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया, लंग कैपेसिटी एंड जो लंग वॉल्यूम है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे मैंने डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रखे, तो एक बार आप जरूर है इन सबको देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि जो आपके व्यवसाय से संबंधित फेफड़ों की कौन सी बीमारी हो सकती है, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिजीज कौन सी है, तो उसका नाम क्या है सिलिकोसिस हो जाती है। कौन सी हो जाती है सिलिकोसिस। आगे आ जाता है कि हिचकी आपको आती है, तो इस हिचकी आपको एक्चुअल के अंदर क्यों आती है, तो हिचकी आने का जो रीजन है, कारण है, वो क्या है कि आपका जो डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम में क्या होता है मूवमेंट होता है, डायफ्राम में क्या लगता है झटका लगता है, जिसके कारण क्या आ जाती है आपको हिचकी आ जाती है। कई बार क्या होते हैं बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको पता है कि जनरल साइंस वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो जनरल साइंस वाले क्वेश्चन भी मैंने इसी के अंदर, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि जनरल साइंस और कहीं से क्वेश्चन आएंगे कि भाई कोई दूसरी यूनिवर्स से क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी बायोलॉजी है, मतलब बायोलॉजी के अंदर आपकी जूलॉजी बॉटनी दोनों आ जाती है, इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री है, आपकी फिजिक्स है, इन तीनों के अंदर जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं वो वहीं से क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके जनरल बायोलॉजी है, उस जनरल बायोलॉजी के अंदर बनते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आप एकदम बेसिक से पढ़िएगा, जो भी चीज पढ़ रहे हैं जहां से भी पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाइएगा, क्योंकि जो 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे जनरल साइंस वाले वो उन्हीं बेसिक चीजों में से आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इनहेलेशन या ना सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, तो याद रखना वो एक्टिव प्रोसेस होती है, जबकि सांस छोड़ने बोले एक्सहेल की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है पैसिव। अब ये एक्टिव क्या होती है पैसिव क्या होती है, तो जो एक्टिव प्रोसेस होती है उसके अंदर एनर्जी लगती है, मतलब जब आप सांस को ले रहे हैं, तो सांस को ले रहे हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है सांस लेने के लिए, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, मतलब सांस लेते हैं तो ऊर्जा लगती है, एटीपी लगती है, जबकि सांस छोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी एटीपी नहीं लगती है। यही क्या कहलाती है एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस कहलाती है। तो जो आप जिस टाइम पे इनहेल करते हैं सांस लेते हैं वो प्रोसेस कैसी होती है आपकी सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, मतलब यहां पर एनर्जी की जरूरत होती है। जबकि आप जिस टाइम पे सांस को छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ोगे तो यहां पर आपकी कौन सी प्रोसेस होती है पैसिव प्रोसेस होती है, मतलब यहां पर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगला आ जाती है कि ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस फॉर्म में होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। आगे आ जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से त्वचा का नीला पड़ना क्या मतलब क्या कहलाता है, या नीला पड़ना किस कमी से हो जाता है, मतलब यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपकी त्वचा का नीला पड़ जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइनोसिस। क्या बोला जाता है साइनोसिस बोला जाता है। जबकि आंतरिक श्वसन का स्थान क्या होता है, तो जो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअल के अंदर कहां होता है, जो आपकी टिश्यू एंड जो सेल्स होती है वहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। आपने देखा होगा कोई भी इंसान डेथ हो जाता है या कई बार किसी का मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाथ पांव नीले पड़ जाते हैं, वो एक्चुअल के अंदर हाथ पांव नीले क्यों पड़ते हैं, क्योंकि आपके शरीर में क्या हो चुकी है ऑक्सीजन। क्योंकि सीधी सी बात है जो इंसान डेथ हो चुका है उसमें तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो सीधी सी बात है कि वो नीला पड़ने ही वाला है। और कई लोग क्या होते हैं आपने देखा होगा पानी के अंदर कोई आदमी डूबने लग जाता है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसके हाथ पांव एकदम नीले हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो एक्चुअल में क्यों होते हैं, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो गई थी कमी हो गई थी, इसलिए क्या कहलाता है, इसलिए क्या होती है आपके शरीर नीला पड़ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है साइनोसिस बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला आ जाता है बोहर इफेक्ट क्या होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। जो बोहर प्रभाव होता है वो क्या होता है कि जो आपकी उच्च CO2 के कारण ऑक्सीजन का क्या होना मुक्त होना, मतलब ऑक्सीजन का रिलीज होना किस कारण से, यदि CO2 की मात्रा क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है बोहर इफेक्ट बोला जाता है। अगला आ जाता है कि केचुए का रेस्पिरेटरी अंग कौन सा होता है। जो केचुआ होता है जो अर्थवॉर्म होता है वो रेस्पिरेशन किससे करता है, तो याद रखना जो उसकी
मोइस्ट स्किन होती है, मतलब स्किन के द्वारा क्या करता है, वो रेस्पिरेशन करता है। जबकि इंसेक्ट्स होते हैं, उन इंसेक्ट्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है, तो उनका कौन सा होता है, जो ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स होती है या ना श्वसन नलिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। कौन, आपके इंसेक्ट। ठीक ऐसे ही मछलियों का पूछ लिया जाए कि जो फिश होती है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो मछलियों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, उनके जो गिल्स होते हैं, उनके जो गलफड़े होते हैं, उनके द्वारा होता है। जबकि एक जो, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया कि जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो एक्चुअल के अंदर एक हेल्दी पर्सन होता है, हेल्दी मैन होता है, उसके अंदर टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, आपकी 500 ml होती है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब हो गया जनरली सांस को लेना और जनरली सांस को, नॉर्मली सांस को छोड़ देना, ये क्या कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। अगला आ जाता है जो IRV होता है, यानी जो जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इंस्पायरेशन मतलब आपने फोर्सफुली जितनी टाइडल वॉल्यूम थी उससे ज्यादा आपने सांस को अंदर लिया है, वो क्या कहलाती है, आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है, जो कि कितनी होती है, ऑलमोस्ट आपकी 3000 ml तक ये होती है। ये जो मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो आपकी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया एंड आपकी जो इंस्पायरेट मतलब जो आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये 3-4 टॉपिक है, इनको देख के जाना। ये वॉल्यूम वाला हो गया एंड आपकी कैपेसिटी वाला हो गया, ऑक्सीजन O2 CO2 वाला हो गया, एंड थोड़ा सा जो लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर उसकी रहती है, एल्वोलाई होगी, कुपिकाएं होगी, लंग्स हो गए, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना और इनकी जो डिजीज है इनको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है, ये कहां पर पाया जाता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहां पाया जाता है, जो आपकी आरबीसी होती है, इस आरबीसी के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो क्लोराइड शिफ्ट है उसको क्या बोला जाता है, तो क्लोराइड क्लोराइड शिफ्ट को हेम्बर्ग फिनोमिना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला आ जाता है न्यूमोटॉक्सिक केंद्र कहां पर होता है, जो आपका न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होता है ये आखिरकार कहां होता है, जो आपकी पोन्स वेरोलाई होती है उसके अंदर ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, ये सेंटर आपको देखने को मिल जाता है। अगला आ जाता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे आ जाता है ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, यदि आपके जो टिश्यू है उन टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लेक हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोला जाता है। अगला आ जाता है कि फेफड़ों की जो झिल्ली होती है जिसको प्लूरा बोला जाता है, उस प्लूरा के अंदर यदि इनफ्लामेशन हो जाए, यदि उनके अंदर सूजन आ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, प्लूरिसी बोला जाता है। सीधी सी बात है, प्लूरल के अंदर हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो उसी से रिलेटेड डिजीज रहेगी, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, प्लूरिसी हो जाता है। अगला आ जाता है कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कि किस फॉर्म, मुख्य मेन सोर्स क्या है, तो वो आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं ना, जिसको भी खाता आपका शरीर उसको ग्लूकोज के अंदर ही क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तो मेन सोर्स क्या होता है, आपका ग्लूकोज ही होता है। आगे आ जाता है जो अवायवीय श्वसन होता है, क्या उसके अंदर CO2 पैदा होती है, तो बिल्कुल सही बात है, हाँ भाई इसके अंदर CO2 पैदा होती है। अगला आ जाता है कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने ऑक्सीजन के अणु हो सकते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन होता है, याद रखना इससे 4 ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ये बाइंड हो सकते हैं। मतलब अपन ने स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी, ये हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन से क्या होता है, 4 आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ये आपके क्या हो सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो जो वसा होती है ना, जो फेट है, इस फेट का RQ कितना होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है, तो याद रखना 0.7 क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी गुणांक होता है, किसका, आपके फेट का। आगे ठीक ऐसे ही आ जाता है कि जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का RQ कितना होता है, तो याद रखना 0.8 से 0.9 तक इसका RQ होता है। एपीनिया क्या होता है, एपीनिया क्या होता है कि सांस का अस्थायी रूप से रुक जाना, मतलब ब्रीथिंग का क्या होता है, इनटेम्परेली क्या हो जाना, रुक जाना, क्या कहलाता है, आपका एपीनिया कहलाता है। जबकि अगला आ जाता है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या होता है, तो एपीनिया डिस्पीनिया इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। एपीनिया के अंदर तो सांस क्या होती है, अस्थायी रूप से रुक जाती है, लेकिन जो आपका डिस्पीनिया होता है इसके अंदर सांस लेने के अंदर क्या आती है, आपको प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है,
कठिनाई आती है। तो ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगला आ जाता है कि आंतरिक श्वसन को और क्या कहा जाता है? तो जो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आ जाता है कि श्वसन दर को कौन सी गैस नियंत्रित करती है? तो जो आपकी ब्रीथिंग रेट होती है, इस ब्रीथिंग रेट को जो आपके CO2 की कंसंट्रेशन होती है ना, CO2 की जो सांद्रता होती है, वो क्या करती है? इसको रेगुलेट करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्लोटिस कहां पर प्रेजेंट होता है? तो ग्लोटिस किस कहां पर प्रेजेंट होता है? ये चीज अपन ने जिस टाइम पे मैंने आपको बताई थी, ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, ये आपकी क्या थी? लेरिंग्स की ओपनिंग थी, या जिसको अपन फेरिंग्स बोलते हैं, मतलब है ये तो आपकी क्या आ जाती है? लेरिंग्स आ जाती है, या आपकी क्या हो जाती है? ट्रेकिया हो जाती है। चाहे ट्रेकिया की ओपनिंग पूछ ले या लेरिंग्स की ओपनिंग पूछ ले, वो क्या होती है? आपकी ग्लोटिस होती है। क्या होती है? आपकी ग्लोटिस होती है। जबकि पास में ही क्या होती है? आपकी पास में ही क्या होती है? आपकी जो इसोफेगस होती है, ये इसोफेगस प्रेजेंट होती है, और इस इसोफेगस की जो ओपनिंग है, इसको क्या बोला जाता है? गैलेट के नाम से बोला जाता है। और यहां पर एक घंटीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको इपिग्लोटिस बोला जाता है। और इस इपिग्लोटिस का काम क्या होता है? ये क्या करता है? जो भी आप भोजन खाते हैं, इस भोजन को इसके अंदर नहीं जाने देता है। मतलब जो आपकी लेरिंग्स है या जो आपकी विंड पाइप है, आपकी ट्रेकिया है, इसके अंदर नहीं जाने देता है। भोजन आएगा, इस पे टकराएगा और टकरा के सीधा इसोफेगस के अंदर चला जाता है। इसोफेगस की ओपनिंग को गैलेट बोला जाता है, इसकी ओपनिंग को ग्लोटिस बोला जाता है। चलिए अगला आ जाता है जो ब्रोंकियोल्स होती है ना, श्वसनिकाएं होती है, ये क्या होती है? तो ब्रोंकियोल्स क्या है? जो भी आपकी ब्रोंकाई होती है, उन ब्रोंकाई की क्या होती है? जो ब्रांचेज होती है। जिस टाइम पे अपन ने लंग्स के बारे में पढ़ा था, ये आपका क्या था? लंग्स था, सीधी सी बात है। इस लंग्स के अंदर ये कौन सी थी? आपकी ट्रेकिया। अब यहां ट्रेकिया जाके क्या होती है? प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, उनके अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही सेकेंडरी आ गई, ट्राई, ऐसे जाते जाते ये आगे जो छोटे छोटे में बढ़ती रहेगी, इन्हीं को क्या बोला जाता है? जो आपकी श्वसनिकाएं होती है, ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंक्यूल्स इनको बोला जाता है। अगला आ जाता है कि फेफड़ों के आयतन को मापने वाला जो यंत्र होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है, या रेस्पायरोमीटर भी अपन इसको बोल सकते हैं। अगला आ जाता है सांस लेते समय जो डायफ्राम होता है, वो कैसा हो जाता है? तो ये वाले जो दोनों के दोनों हैं, ये जो दोनों के दोनों है 74 एंड 75, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा। जिस टाइम पे आप सॉरी जिस जिस टाइम पे आप क्या करते हैं? सांस को अंदर की साइड में लेते हैं, जिस टाइम आप सांस को अंदर की साइड में लेते हैं, तब आपका जो फेफड़ा होता है, ये कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। जैसे ही आप सांस को बाहर की साइड में छोड़ते हैं, तो सांस को छोड़ते ही आपका जो फेफड़ा होता है, वो क्या होता है? थोड़ा ऊपर हो जाता है। बोले तो कैसा हो जाता है? डोम सेफ सॉरी। जिस टाइम पे सांस लिया, तब तो कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। जैसे ही सांस को छोड़ा आपने, वैसे ही कैसा हो जाता है? ऐसे हो जाता है, मतलब ऊपर की ओर हो जाता है। अभी नॉर्मल हो गया, सपाट हो गया एकदम, जब आपने सांस को ली। जैसे ही आपने सांस को छोड़ी, वैसे ही क्या हो गया? ऐसे ऊपर की साइड में हो गया, जिसको क्या बोला जाता है? डोम शेप बोला जाता है। ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से समझिएगा। बाकी ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये मैंने आपको वीडियोस लेक्चर के अंदर सारी की सारी डिटेल के अंदर बता रखी है। आगे बात करें तो अंदर ली गई हवा के अंदर जो CO2 का प्रतिशत होता है, वो कितना होता है? तो CO2 का प्रतिशत कितना होता है? 0.04% आपका रहने वाला है। आगे बात करें बाहर छोड़ी गई जो आपकी CO2 होती है, उसका परसेंट कितना होता है? तो उसका होता है आपका 4.4% होता है। वायवीय श्वसन आखिरकार कहां पे होता है? बोले तो एरोबिक जो आपका रेस्पिरेशन होता है, ये कहां पर होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपका साइटोप्लाज्म हो गया एंड जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये आपको देखने को मिल जाता है। अगला आ जाता है वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब आप वायवीय श्वसन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं, उस टाइम पे कितने आपके एटीपी है वो बन जाते हैं? तो 36 से 38 एटीपी आपके यहां पर बन जाते हैं। इसके अलावा अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं? तो एन एरोबिक जो आपका रेस्पिरेशन होता है, उसमें कितने बनते हैं? आपके 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। चलिए अगला आ जाता है कि CO2 हीमोग्लोबिन से किस रूप में जुड़ती है? उसका नाम क्या होता है? तो उसको बोला जाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे आ जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। अगला आ जाता है ट्रेकिया में सिलिकिया क्या मदद करती है? तो सॉरी,
ट्रेकिया होती है उसमें जो आपके सीलिया होते हैं वो सीलिया क्या मदद करते हैं। सीलिया क्या होते हैं, मतलब छोटे छोटे, मान लीजिए हेयर लाइक क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करते हैं, जिस टाइम पे आप मुंह से सांस लेते हैं, एक्चुअल के अंदर सांस है वो नाक से लेनी चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर भी क्या है, म्यूकस ग्लैंड है, ये प्रेजेंट होती है, आपके हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, सांस को फिल्टर करने का काम करते हैं। मतलब आपने जो भी धूल के कण आ गए, कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, उनको रोकने का काम करता है। अब कई लोग क्या करते हैं, सांस ने मुंह ले, मतलब सॉरी, मुंह से क्या ले लेते हैं, सांस ले लेते हैं। अब उनके लिए भी कोई ना कोई चीज बनानी पड़ेगी। तो जो मुंह से सांस आप जिस टाइम पे लेते हैं, तो जो आपकी ट्रेकिया होती है, इस ट्रेकिया के अंदर भी क्या होता है, जो आपका म्यूकस होता है और जो आपके धूल के कण होते हैं, इनको भी, क्योंकि मुंह से ले रहे हैं तो सीधी सी बात है फिल्टर कहां से होगा, तो आपकी ट्रेकिया के अंदर भी ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जैसे ही होते हैं ये सीलिया। ये क्या करते हैं, जो भी धूल के कण आए हैं, जो भी बलगम आई है, उनको आपके पूरा का पूरा जो आपका फेफड़ा है, लंग्स है, वहां तक जाने में उसको रोकने का काम करते हैं। एक तरह से बोले तो एयर को प्यूरिफिकेशन या एयर को फिल्टर करने का काम है इन सीलिया का रहता है ट्रेकिया के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। दाएं फेफड़ा होता है, ये बाएं फेफड़ा से हमेशा क्या होता है, छोटा एंड कैसा होता है, चौड़ा होता है। जबकि जो आपका दायां फेफड़ा होता है, ये कैसा होता है, लंबा और कैसा होता है, नेरो होता है, सकरा होता है। अपन ने डायग्राम के अंदर भी देखा था कि आपका ये फेफड़ा तो ऐसे चौड़ा होता है एंड ये ऐसे लंबा जाके क्या होता है, इस तरह से होता है आपका। तो ये लंबा और चौड़ा होता है। कौन सा, आपका जो राइट वाला होता है, ये कौन सा है, राइट वाला है। ये आपका कौन सा है, लेफ्ट वाला है। इसमें ये आपका कैसा होता है, लंबा हो गया एंड साथ में कैसा होता है, सकड़ा होता है, कैसा होता है, नेरो होता है। अब जबकि जो आपका कार्डिक नोच होता है, तो ये कार्डिक नोच क्या होता है, ये जो लेफ्ट वाला है, यहां पर आपका क्या होता है, हृदय प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हिस्सा थोड़ा सा अंदर की साइड में दबा रहता है आपके फेफड़े का, जिसको क्या बोला जाता है, कार्डिक नोच बोला जाता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। मेन ये जो कार्डिक नोच है, ये आखिरकार क्या होती है, तो कार्डिक नोच याद रखना, स्पेस फॉर हार्ट इन लेफ्ट लंग, मतलब बाएं फेफड़े में हृदय के लिए जो जगह है, उस जगह को क्या बोला जाता है, कार्डिक नोच के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला आ जाता है, कुपिकाओं में जो सरफेस टेंस होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखना वो आपका जो लेसिथिन होता है, जिसको अपन फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, उसका ये बना होता है। अगला आ जाता है कि जो आपका क्वाइट ब्रीथिंग होती है, उसका मुख्य, मतलब उसकी मुख्य जो मांसपेशी है, मुख्य मसल्स है, वो कौन सी होती है क्वाइट रेस्पिरेशन में, तो वो आपका कौन सा आता है, डायफ्राम होता है। कि एकदम शांति से आप जो सांस ले रहे हैं, उसके अंदर जो मांसपेशी मदद करेगी, जो मसल्स मदद करेगी, उसका नाम कौन सा है, आपका डायफ्राम होता है। आगे बात करें, जबरन सांस छोड़ते समय कौन सी पेशी यहां पे काम आएगी, तो जबरदस्ती आप सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो मदद करती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल जो आपकी मसल्स होती है, जिसको आईआईएम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, आईआईएम के नाम से भी जाना जाता है। अगला आ जाता है, एथलीटों में वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो जो एथलीट होते हैं, उन एथलीट के अंदर वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। वाइटल कैपेसिटी जिसको क्या बोलते हैं, वीसी बोलते हैं। मैंने अभी बताया था कि जनरली जो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है, ये ऑलमोस्ट कितनी होती है, आपकी 4600, मतलब आपकी 4500 से 4800 के बीच में जनरली कितनी होती है, 4600 ml होती है, एक स्वस्थ पर्सन की अपन बात कर रहे हैं। अब एथलीट है तो वाइटल कैपेसिटी क्या थी, कि जो आपकी टाइडल वॉल्यूम थी, प्लस जो आपने अंदर की साइड में जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो ली थी, वो थी, इसके साथ में एक्सपायरेटरी आपकी रिजर्व वॉल्यूम थी। मतलब जनरली आपने सांस ली वो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने थोड़ी सी टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा आपने फोर्सफुली सांस को अंदर ले लिया। ठीक ऐसे ही फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ दिया, ये एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम आपकी हो जाती है, राइट। ये जो आपकी क्या होती है, ये वाइटल आपकी कैपेसिटी कहलाती है जनरल पर्सन की। लेकिन यहां किसकी बात करें, एथलीट। अब जो भागने वाला जो एथलीट रहेगा, जिसको धावक बोला जाता है, वो सीधी सी बात है भागेगा तो सांस भी वो अंदर लेगा, और अंदर भी बहुत ज्यादा लेगा और बाहर भी ज्यादा छूटेगा। तो इसलिए क्या होती है, एथलीट्स के अंदर वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। वो अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी रहती है और कितनी नहीं रहती है। जबकि एक जनरल एंड स्वस्थ एंड हेल्दी पर्सन की बात करें तो लगभग कितनी होती है, 4600 ml तक इसकी होती है। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका लेरिंग्स है, इस लेरिंग्स का सामान्य नाम क्या होता है, तो इसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। अगला आ जाता है, ट्रेकिया किस
केशिका पर विभाजित होती है। तो जो आपकी ट्रेकिया होती है ये कौन सी वर्टिब्री पर विभाजित होती है? देखिए ये क्या थी, आपकी ट्रेकिया थी। ये ट्रेकिया अब यहाँ पे क्या होती है, आगे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जहां से क्या होता है, आपका जो लंग्स है, ये लंग्स यहाँ पे आपका बन जाता है, राइट। अब ये जिसके ऊपर विभाजित हो रही है वो क्या होता है, आप सबको पता है कि कोई भी चीज है वो अपन को देखना हो, मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या लेते हैं, या तो फीता ले लेते हैं, इंची टेप ले लेते हैं, या स्केल ले लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो अपना शरीर है उसके अंदर जो स्केल है, जो इंची टेप है, उसका काम कौन करता है, जो आपकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर जिस टाइम पे अपन ने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो आपकी थोरेसिक वर्टिब्री नंबर, यहां पर जो थोरेसिक वर्टिब्री नंबर कौन सी, पांचवी, मतलब थोरेसिक वर्टिब्री नंबर पांचवी होती है, उस पांचवी पे थोरेसिक वर्टिब्री पे क्या होता है, यहाँ पे दो पार्ट्स लग जाते हैं। मतलब जो आपकी ट्रेकिया होती है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो याद रखना, जो आपकी ट्रेकिया होती है कौन सी वर्टिब्री पर डिवाइड होती है, तो थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 होती है, उसके ऊपर क्या हो जाती है, आपकी ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है। आगे आ जाता है हाइपोपीनिया होता है, ये आखिरकार क्या है? तो हाइपोपीनिया क्या होता है कि धीरे धीरे क्या लेना, सांस को लेना, क्या कहलाता है, हाइपोपीनिया कहलाता है। जबकि जो टीबी है, ये टीबी किस कारण होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। टीबी जिसके कारण होता है उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका कौन सा आ जाता है, एपिक्सिया होता है। ये एपिक्सिया का रीजन क्या है, तो एपिक्सिया का रीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने को क्या बोला जाता है, एपिक्सिया बोला जाता है। अगला आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस में उत्पन्न एनर्जी होती है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान जो आपको प्योर एटीपी मिलती है वो कितनी होती है, तो याद रखना अपन को कितनी मिलती है, 2 एटीपी आपको मिलती है प्योर रूप से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर। अब आ जाता है कि उत्तक स्तर पर गैसों का विनिमय क्या कहलाता है, तो उसको इंटरनल रेस्पिरेशन अपन बोल देते हैं। अब आ जाता है कि कुपिकाओं में ऑक्सीजन का सामान्य जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है ये आखिरकार कितना होता है, तो कुपिका की बात करें तो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 mmHg होता है। जबकि कुपिका में CO2 का सामान्य पार्शियल प्रेशर पूछ लिया जाए वो कितना होता है, वो 40 mmHg होता है। ये जो पार्शियल प्रेशर वाला मैंने आपको बताया था ना, O2 CO2 एक्सचेंज के अंदर जो दाब रहता है, पार्शियल प्रेशर रहता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि पूछ लिया जाए कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जो आपका वातावरण होता है, इस वातावरण के अंदर यानी जो आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, तो पार्शियल प्रेशर यदि ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन का कितना रहेगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, 159 रहता है। जबकि आप CO2 की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना रहता है, आपका 0.3 रहता है। कितना रहता है, 0.3 रहता है। ये अपन ने किसकी बात की है, जो आपका एटम मतलब जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसकी बात की है, क्या ना, जो आपका पार्शियल प्रेशर है ना एटमॉस्फेयर का, उसकी अपन ने बात की है। अब ठीक ऐसे ही अपन बात करें कि भाई आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। तो यदि अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, 40 रहता है, जबकि CO2 का कितना रहता है, 45 रहता है। ठीक ऐसे ही यदि अपन बात करें अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, 95 रहता है, और इसका कितना रहता है, आपका 40 रहता है। इस तरह से आपको ये चीजें हैं, ये चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो भी मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा जो डाटा है ना, ये डाटा अपन ने जो अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपने जो कंप्लीट क्लासेस ले रखी है ना, उसके अंदर मैंने ट्रिक के द्वारा भी आपको ये सारी चीजें समझा रखी है। चलिए अगला आ जाता है कि जो SARS होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसको बोला जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। लास्ट एंड फाइनल आ जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में अपन को जो अंतिम प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है, आपका पायरुवेट होता है। ये अपन ने कंप्लीटली कर लिया है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी भी वन लाइनर जो सीरीज है इसको कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा भी यदि और क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से तो अपन एक क्लास है वो और लेके आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन अपन ने कर लिया है, रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिवीजन कर लिया है। अब जो अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपना अगला जो टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका भी अपन इसी तरीके से जो रिवीजन है उस रिवीजन को कर लेंगे। इसके साथ साथ में जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उसको विजिट है वो जरूर कीजिएगा, और ये और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो एग्जाम आप सबकी आने वाली है, जल्दी से तैयारी के अंदर लग जाइए। हर एक चीज आप लोगों के लिए कर रखिए। ये चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। एंड अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।